इंडियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर पीछे बैठ पे टी सारे कहते मारो इसको मारो, एंड द जेंटलमैन वाज नॉट अफ्रेड, ओपनली लगा हुआ इंडियन को मारने। कौम के शहीदों को, उनके लवाहिकीन को और पाक फौज को सलाम। प्रोसीजर्स कराने से फेस की ब्यूटी इन्हांस होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्थ को रिटेन करना और हेल्थ को प्रायोरिटी देना। या तो आप बिल्कुल साफ हो, आप क्लीन हो ना, फिर जब सबके साथ जुल्म होगा हम भी सह लेंगे। 60 लाख रुपए मुझे तो मैं जाके पहुंचा देता हूं, काम हो जाएगा। ये सोचना है कि वो आर्ट किस तरह का होगा जो हमारे लिए एक न्यू इमर्सिव रियलिटी बना सकते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आप सबको वेलकम कहेंगे। दुनिया बोल है। मिसाइश, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तलहा, वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन दिल परेशान है। वो क्या? जो इस वक्त हमारे मुल्क में सूरत हाल है, ख़ास तौर पर अगर अपने इर्द गिर्द की बात की जाए तो बोल में जो कुछ हो रहा है, इससे पहले मतलब एक रात पहले भी रेड हुआ और जो खौफ व हिरास था, एम्प्लॉयज़ परेशान थे, तो अपने साथियों को परेशान देखकर जाहिर है किसका दिल खुश होगा। मतलब अगर मुस्कुराने को दिल भी चाह रहा हो तो दिल मतलब मुस्कुराया ही नहीं जाता। ज़बरदस्ती माली मुश्किलात का शिकार कर दिया गया, हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। यकीनन हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे हालात भी सही करे, मुल्क के हालात भी सही करे, और यकीनन ज़रूरत मुल्क को इसी चीज़ की है कि रिकन्सिलिएशन की तरफ जाए और मसले हल किए जाएँ, आगे बढ़ने का फ़ैसला किया जाए, और किस डायरेक्शन में जाना है इसका डिसाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आज कोट ऑफ द डे में हमारे प्रोड्यूसर साहब ने यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बड़ा खूबसूरत कॉल रखा है, उसी से हम आगाज़ करते हैं शो का। इस दफ़ा भी कोट ऑफ द डे में उन्हीं का कॉल पढ़ते हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे बड़ा सखी वो इंसान है जो किसी ऐसे को अता करे जिससे किसी किस्म की तवक्को ना हो। यहाँ हमेशा देखते हैं कि आज की दुनिया में लोग जब किसी को देते हैं तो किसी नीयत से देते हैं कि मेरा काम है, मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है, वो हल हो जाएगा, नज़र करम हो जाएगी, लेकिन इस नीयत के साथ देना सही नहीं है, इस तरह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया। बिल्कुल। और एक और जगह आपने फरमाया कि सबसे बड़ा रहम दिल करने वाला इंसान वो है जो कुदरत होने के बावजूद मुआफ़ कर दे। जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मज़ीद ये फरमाया कि खुदा की नेमतों में से एक लोगों को तुम्हारे पास हाजत के लिए आना है, बस इस नेमत पर मलाल महसूस ना करो, वरना ये नेमत निकमत में तब्दील हो जाएगी। यानी कि अक्सर ये होता है ना कि हम लोग सोचते हैं ये क्यों आ गया, वो अपने मसाइल खुद हल करे। तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि आपके पास कोई आ रहा है और आपको किसी के आगे हाथ फैलाने या किसी की मोहताजी नहीं है, और अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया हुआ है कि आप दूसरों को नवाजें। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसीलिए आप अपने आप को बड़ा ना समझें। ये सारी बड़ाई मेरे रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, उसके महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उसके आल की है, उसके सहाबा की है, उसके औलिया की है। तो इसीलिए इंसान अपने आप को जितना छोटा समझे, ज़मीन के जितना करीब रखेगा, लहद में उतरना उतना आसान होगा। बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। अजीम कौमें अपने शहीदों को याद रखती हैं। आए शहीद के घर चलें। 25 मई को मुल्क भर में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान जोश व जज्बे से मनाने का आज़म। ISPR ने यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान पर तराना निसारे वतन जारी कर दिया। सिंधी सकाफत और मोहब्बत का पैगाम, हम सिंध में रहने वाले हैं। गीत के हर सू धूम, 3 दिहाइयों से गुलकारी में अपनी धाक बिठाने वाले मुमताज मौलाई आज होंगे हमारे मेहमान। नेशनल गेम्स में मेडल्स जीतने की दौड़, पाक आर्मी 144 मेडल्स के साथ पहले नंबर पर, जबकि वाबडा 97 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर बराजुमान। नेशनल गेम्स के रंगारंग मेले से मुताल्लिक भी आज हम लाजमन बात करेंगे। और डिजिटल आर्ट में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, अमरीकी जरीदे फोर्ब्स भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट आयशा मुबारक के काम से मुतासिर 30 साल से कम उम्र फहरिस्त में शामिल कर लिया। फख्रे पाकिस्तान आयशा आज होंगी हमारी मेहमान। जी, बड़ी खबरें तो आप लोगों ने जान ली, और अब आ जाते हैं अपने ट्रेंड्स पर। तो सोशल मीडिया पर जो टॉप ट्रेंड कर रहा है वो है 9 मई यौम स्याह।
ये टॉप ट्रेंड में शामिल है। 9 मई को पुरतशद्दुद वाक़यात और सरकारी इमलाक के नुकसान के खिलाफ पाकिस्तान भर में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया जाएगा। ट्रेंड में सारिफीन पाक फौज से इज़हार यकजहती कर रहे हैं। हज़ारों सारिफीन ने ट्वीट्स किए हैं। जो कुछ हुआ 9 मई को उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है कि अगर आपको किसी भी बात पर गुस्सा है तो आप इस तरीके से जाके इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे या फिर शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करेंगे, ये काबिल कबूल नहीं। और इसी वजह से हम जानते हैं कि 25 तारीख यानी आने वाले रोज़ पे हम यौम तकरीम शोहदा मनाएंगे और मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। आगे बढ़े तो आपको बताएंगे। आम तातील नहीं होगी तला, आम तातील नहीं होगी। अच्छा चलें, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। शीरी मज़ारी साहब अभी इस वक्त ट्रेंड में चल रही हैं और हम जानते हैं कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त पतझड़ का मौसम बड़ा अरूज पर है। पतझड़ का मौसम उरूज पर है। अहम तरीन लीडरान भी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं और शीरी मज़ारी साहिबा हों, फयाजुल हसन चौहान हो और दूसरे भी जलील शरकपुरी और बिलाल गफ्फार समेत दीगर अरकान शामिल हैं इस लिस्ट में जो पीटीआई को छोड़ रहे हैं और मुश्किलात के शिकार हैं। एक केस से निकलते हैं, दूसरे केस में उनका अरेस्ट कर लिया जाता है। यकीनन सिचुएशन ऐसी है कि मैं बस यही दुआ करता हूं कि हम आगे बढ़ें। इमरान खान हाल पर तला ये कह रहे हैं कि जबरन शादियां तो सुना था, जबरन तलाकों का ये नया एक फिनोमेना पाकिस्तान में मुतारिफ हुआ है। खैर उन्होंने कहा कहाँ इंसानी हकूक़ की तंजीमें। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं। हुकूमत की जानिब से शहदाए पाकिस्तान की बेलौस कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 25 मई को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाने का फैसला किया गया है। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान में मुल्क भर में होने वाली तकारीब को नुमाया अंदाज में पेश किया जाएगा ताकि शहदाए पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया जा सके। और हुकूमत ने हिदायत की है कि 25 मई की इस खुसूसी तकरीब में मुल्क भर में शहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी और दुआएं भी की जाएंगी। जी हाँ, और अफ़वाज पाकिस्तान हो, पुलिस हो, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से भी शोहदा को याद किया जाएगा और सलामी पेश की जाएगी। बिल्कुल, शोहदाए पाकिस्तान के लवाकिन का यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार और आवाम को पैगाम भी सामने आया है। हमारी मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा का वाहिद जरिया है। पूरी कौम को अफवाज पाकिस्तान पर फ़ख्र होना चाहिए, ख्वाह वो गाजी है या शहीद। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी कुर्बानियाँ रायगा ना जाएँ। हम आज़ादी की नेमत से माला माल हैं। ये सब हमारे जवानों और शोहदा की कुर्बानियों का नतीजा, इसमें कोई शक ही नहीं है तला। बेशक। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अवान ने ज्वाइन किया। उनसे जानते हैं कि तैयारियां क्या की जाएंगी, तकरीब का इनेकाद कहाँ पर होगा, कौन कौन शिरकत करेगा। सलमान बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िंदा कौमें अपने शोहदा को याद रखती हैं, उनको मिसाल बनाती हैं और उनको हीरो का दर्जा दिया जाता है जिसके वो बिलाशुबा मुस्तहिक होते हैं। पाकिस्तानी कौम भी अपने शोहदा को, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, चाहे वो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में हो, सिविलियन कानून नाफिज करने वाले इदारों में हो, पुलिस, रेंजर्स या दीगर इदारे हैं, उन सब के शोहदा जो हैं उनका इज़्ज़त, उनका एहतराम जो है वो हम पर फ़र्ज़ है। और इसके साथ ही उनके लवाहिकीन या उनके अहले खाना जिन्होंने अपने वालिदैन को, जिन्होंने अपने बेटों को, शौहरों को खोया है, वो सब लोग भी जो कि शोहदा से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी हमारे इज़्ज़त और एहतराम के मुस्तहिक हैं। उनको बिलाशुबा वो दर्जा जो है वो दिया जाना चाहिए। इसी चीज़ को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमने देखा कि पिछले दिनों कुछ नाखुशगवार वाक़यात रूनुमा हुए, तो उन सब के पस मंज़र के अंदर कल जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर यौम तकरीम शोहदा मनाया जा रहा है। जैसे कि आप लोग भी अपनी गुफ्तगू कर रहे थे और आपने शोहदा के अहले खाना के मैसेजेस भी सुनाए। तकरीब की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी तकरीब जो है वो तीनों आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स में होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट या बड़ी तकरीब जो है वो GHQ रावलपिंडी में होगी। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी के जो नेवल हेडक्वार्टर है वहाँ पर, इसके साथ ही एयर हेडक्वार्टर्स, तीनों जो आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर खुसूसी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। और इसके अलावा जो चारों प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत में भी, गिलगित बल्तिस्तान के दारुल हुकूमत में भी, वहाँ पर भी खुसूसी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। इन तमाम मकामात पर जो यादगार शोहदा हैं वहाँ पर हाज़िरी दी जाएगी और मुल्क भर में जो शोहदा के मज़ारात हैं, कबूर हैं, वहाँ पर दुआ की जाएगी। कुरान ख़ानी के जो तकारीब हैं वो मुनक्किद की जाएंगी। और जो मोटो जो है वो सामने आया है वो यकीनी तौर पर यौम तकरीम शोहदा है। और इसके साथ ही ये बात भी की जा रही है कि आएँ शोहदा को याद रखें। शोहदा अगर आपके आस पास हैं, अगर आप किसी को जानते हैं, किसी शोहदा की फैमिली को जानते हैं, तो आएँ उनके घर चलें और उनके अहले खाना से जाकर जो है बात करें, उनको हौसला दें और उनको बताएं कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उनके शहीद की, जो कि हमारे भी शहीद हैं, उनकी कुर्बानी की मकरूज़ है। और बिलाशुबा ये कुर्बानी का जो कर्ज़ है वो कभी चुकाया नहीं जा सकता।
स्पेशल इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, निजी तंजीमें हैं, उनकी जानिब से भी गवर्नमेंट के लेवल पर भी तकारीब जो है मुनक्किद की जा रही हैं। आज इस्लामाबाद में भी एक मरकज़ी तकरीब मुनक्किद की जा रही है। तो बेसिक इवेंट्स जो है वो शहदा के मज़ारात पर, यादगार शहदा पर और तीनों आर्म फोर्सेज के हेडक्वार्टर्स के अंदर कल जो है बड़ी तकरीब मुनक्किद। ठीक है, ये तकरीब मुनक्किद की जाएगी और इसमें अहले क़दा के मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आपका सलमान, आपने हमें बताया। और डिस्कशन के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये यौम तकरीम शहदा क्या हमारी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत का ही सिलसिला है ब्रिगेडियर साहब? बिल्कुल, देखें सबसे बड़ी बात तला ये है कि वी मस्ट नो कि शहदा और गाजी इनको हमेशा याद रखा जाता है और ये पाकिस्तान आर्मी में बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि इट इज़ द मोरल अफेक्टिंग थिंग। सेकंड ये है कि इससे हमारे जो नौजवान होते हैं, हमारे सिपाही होते हैं, हमारी फोर्सेस होती हैं, उनके मोरल पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब उनको ये पता चलता है कि जब कोई शहीद होता है तो उसको कितना ख्याल किया जाता है, उसकी लवाहिकीन का कितना ख्याल किया जाता है, उनको हर लम्हे याद किया जाता है, उससे एक आप इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं और फिर वो जो हमारे ट्रुप्स होते हैं वो फील के लिए इतना ज़्यादा हमारा ख्याल किया जाता है। तो वैसे भी हमारी फ़ौज में जज्बा ईमानी और शहादत का जज्बा बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल इंडियन न्यूज़ पे चल रही थी, ये वो जर्नलिस्ट बात कर रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी से हम नहीं जीत सकते, क्योंकि हमें इंडियन कह रहे थे कि हमें मौत से जो डर लगता है और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो जो शहादत चाहती है, दे वांट टू डाई। तो इसलिए ये इस कौम का ख़ास पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का तो है ही, लेकिन पाकिस्तान आर्मी में ऑनेस्टली आई हैव सर्व्ड हियर, वी ऑलवेज प्रेड कि हमें शहादत मिले और हम कोई ऐसा काम करें जिसको हमारी आर्मी और हमारी कौम याद रख सके। तो इसलिए हमेशा के लिए हम अपने शहदा को याद रखते हैं। उनका हर साल जब शहदा डे होता है हम उसको मनाते हैं, रेजिमेंट में तमाम फैमिलीज़ को बुलाते हैं, उनको गिफ्ट दिए जाते हैं, उनके जो शहदा के नाम लेके उनको बताई जाती है क्या कारकर्दगी है, और फिर कौम को बड़ा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, सही ब्रिगेडियर साहब, आपने खुद भी ज़ाहिर है आर्मी में सर्व किया है, थोड़ा सा ज़रा बताइएगा, क्योंकि आप जितने भी शहदा हैं उनके अहले खाना के साथ ज़्यादा लिंक्ड रहे हैं या उनके जज्बात, उनकी फीलिंग, उनके सेंटीमेंट से ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, तो आप किस तरह बताएंगे कि वो जज्बा, ये जो शहादत का जज्बा है, ये किस तरह उनमें सरशार उससे वो होते हैं और अहले खाना की फीलिंग्स क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा। देखें, जब ख़ास तौर पे इसीलिए हम हर साल जो हमें शहदा डे मनाया जाता है अपने रेजिमेंट्स के अंदर, जब वहाँ उनको बुलाते हैं तो एक नया आप उनसे इंटरेक्शन करते हैं और फिर वो बहुत एलिवेटेड फील करते हैं कि ओन करती है हमारी आर्मी, ओन करती है कौम, ओन करती है। शहदा के बारे में हमेशा अच्छे तौर में बात की जाती है, उनकी यादगार बनाई जाती है और उसमें यही चीज़ें होती हैं। फिर उस वक्त सबके बताया जाता है, तो वो हमारे ट्रूप्स के लिए बड़ा मोरल इफेक्ट होता है कि देखें ये एक फैमिली है, किस तरीके से ख्याल किया जा रहा है, इनसे बात की जा रही है, इनसे इनके बारे में इनकी तारीफ़ की जा रही है। तो ये एक डिफरेंट उस वक्त टाइम फैक्टर होता है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं एक दूसरे के लिए। और ये शहदा, यकीन करें, ये शहदा की वजह से आज हम बैठे हैं, आज पाकिस्तान में हम आज़ादी से फिरते हैं। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। यकीन करें, जिस मुल्क में आपकी अपनी फ़ौज नहीं होती है वहाँ दुश्मन की फ़ौज होती है। आपके सामने इराक़ की मिसाल है, लीबिया की मिसाल है, सीरिया में आप देखें, वहाँ पर फ़ौज और अवाम में एक ट्रस्ट नहीं था, फ़ौज कमज़ोर थी। तो देखें वहाँ पर आके उन्होंने कैसे कब्ज़े किए, ऑयल ड्रिल कर रहे हैं और वो लोग बिल्कुल इस वक्त वो बने हुए हैं, महकूम बने हुए हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने की होती हैं। इसलिए हमेशा अपने शहदा को, उनके लवाकीन को और ख़ास तौर पे आज के हालात के अंदर और ज़्यादा ख्याल रखें, ताकि ट्रुप देखें, ट्रुप्स जो से बर्फ़पोश पहाड़ियों पे सियाचिन पे बैठा हुआ है, ट्रुप्स लाइन ऑफ कंट्रोल में कश्मीर के पहाड़ों में बैठे हैं, वेस्टर्न बॉर्डर पर बैठे हैं, रोज़ाना शहादत दे रहे हैं। कितना उनके मोरल पर इफेक्ट पड़ता है जब उनके बारे में कोई बात की या उनकी यादगारों में हमले किए जाए। इसलिए हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना राइट सर, इट इज़ वेरी डेलिकेट। राइट सर, आपने एक कुछ वर्ड्स यूज़ किए अभी, आज के हालात में। क्या आपने अपनी लाइफ में ऐसे हालात पहले देखे हैं ब्रिगेडियर साहब? Tala, I could never imagine. It was a terrific day. Let me tell you very frankly. I could never imagine कि I will see this date. और इसमें इमरान खान साहब ने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया था
जो नैरेटिव ये था, उन्होंने देखा कि वो लेके जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं मीर जाफर, मीर सादिक, फिर एनिमल होते हैं, एनिमेंटल होते हैं, फिर जनरल बाजवा क्रिटिसाइज, फिर एक आईएसआई के 2 स्टार मेजर जनरल जो डेकोरेटेड सोल्जर, प्रोफेशनल सोल्जर मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके बारे में बात, फिर अल्टीमेटली चीफ आर्मी स्टाफ। तो जो एक इन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया था, वो उसकी कल्मिनेशन उन्होंने 9th ग्रेड में किया। लोगों के यंग बच्चियों के माइंड्स आपने ब्रेन वॉश कर दिया, उनके माइंड्स को पॉल्यूट कर दिया, उनके जहन में डाल दिया कि पता नहीं खुदा न खास्ता फौज क्या करती है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से। और फिर कैप्टन कर्नल शेर, आई मीन आई हैव कमांडेड 12 एनर्जीज यूनिट्स में वो शहीद हुआ है। व्हाट अ यूनिट और व्हाट अ यंग ऑफिसर ही वाज, यू कांट इमेजिन कितना निडर, दलेर, ही वाज अ रियली लॉयल। और वहां पर जब लड़ा था कारगिल में, तो इंडियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर पीछे बैठ बैठ के इशारे करते, मारो इसको, मारो। एंड द जेंटलमैन वाज नॉट अफ्रेड, ओपनली लगा हुआ इंडियन को मारने के लिए। एंड जब शहीद हुआ है तो यकीन करें कमांडर ने उनकी पॉकेट में डाला कि हम हाईली इम्प्रेस्ड कि ये एक निडर और दलेर ऑफिसर है, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि उसको हाईएस्ट पाकिस्तान गैलेंट्री अवार्ड देना चाहिए। इमेजिन करें उस ऑफिसर की यादगार को आप डिसग्रेड करें, या आप एम आलम जिसको दुनिया की एयर एकेडमीज में पढ़ाया जाता है कि प्रोफेशनलिज्म उसका, कि कैसे उसने 1 मिनट में 5 दुश्मन के जहाज गिराए, इट इज़ अ मिरेकल। तो उस वहाँ पर आप इस तरह की बात करें, इट वाज रियली। और ट्रुप्स के मोराल को क्या इफेक्ट हुआ होगा, उन फैमिलीज को क्या फील हुआ होगा, उन शहीदों की लवाकीन को क्या फील होगा। दीज आर थिंग्स, दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग शहादत, ताकि लोगों से, इन लवाकीन से, शहादत हम यकजहती करें और अपने ट्रुप से यकजहती करें। तो यही मेरा अगला सवाल है कि आपकी नज़र में एक आम पाकिस्तानी को आने वाले रोज़ 25 मई को क्या करना चाहिए? हमें यौम तकरीम शोदा पे किस तरह दिन गुजारना चाहिए? आई मीन सबसे बड़ी बात है कि रेजिमेंट्स में और इवन बाकी कॉलेजेस में इनमें सेमिनार होने चाहिए। बताना चाहिए कि किस किस तरीके से ये निशान हैदर और सितारे जुर्रत लोगों ने लिए हैं, कितना डेयरिंग एक्शन किए, कितने मीगर रिसोर्सेज में कम से कम ट्रूप्स के साथ हमने दुश्मन के अज़ाइम को डिनाई किया है। उसके बाद उनके मज़ारों पे जाके देखना चाहिए, वहाँ पर फातिहा करनी चाहिए, अंज का इजहार करना चाहिए कि वी आर रियली रिमेंबर योर सैक्रिफाइसेस, बिकॉज टुडे वी आर आज़ाद फ्री नेशन है आप लोगों की वजह से। वरना याद रखें, जिस दिन इंडिया को ये पता चले कि पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर है और क्या वो डिफेंड नहीं कर सकती, दे विल नॉट टेक अ मिनट टू अटैक पाकिस्तान, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड यू। और फिर ये अभी जो बीजेपी है, इसका तो एजेंडा सबको पता है कि क्या है। 4-5 का टोला जो है, ये दहशत गर्दों का, ये नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, ये तो पूरा अखंड भारत लेके आर के वो नजरिए को चल रहे हैं। दे डोंट वांट एनी माइनॉरिटी इन इंडिया। कश्मीर में जो जुल्म कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी स्ट्रांग। और याद रखें कि पाकिस्तान आर्मी का और आवाम का रिश्ता ये कभी टूटना नहीं चाहिए। Now this is the strength to draw from people of Pakistan. You fight as a nation. और दूसरा ब्रिगेडियर साहब, ये चीज़ जैसे कि अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले कभी हुई नहीं जो हुआ है, आपने जो टाइमिंग की भी बात की है, आगे चलकर कभी इस तरह को कोई वाकया पेश ना आए। मेरे ख्याल में अपोलोजाइज भी करना चाहिए जो शरपसंद अनासर ने ये किया है, और उसके अलावा इस पर प्रॉपर तहकीकात भी होनी चाहिए। बिल्कुल, एक तो ये इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन भी होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई मिलिट्री कोर्ट्स में उनके खिलाफ होनी चाहिए जो प्लानर्स हैं, एग्जीक्यूटर हैं, जिन्होंने डेलिब्रेट लोगों को इश्तियाल दिलाया, बच्चे बच्चियां जिन्होंने गलतियां की हैं और उनको इश्तियाल दिलाया गया। मेरे ख्याल में उसको वी हैव टू गेट अ वेरी लीनियंट टू, इसलिए कि वो आप सोचें कि उनका करियर्स हैं, वो बच्चियां जो अभी जिनके माइनर छोटे बच्चे हैं वो अरेस्ट हुई हैं। फिर ना पीटीआई उनके लिए अभी कोई लीगल टीम फॉर्म कर रही है, आपकी लीगल टीम थी, आप उनको डिटेल करें, उनको हेल्प आउट करें। मेरे ख्याल में पेरेंट्स से एफिडेविट लेनी चाहिए इनके बारे में कि आइंदा ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, ताकि उनको वार्निंग दे के, एफिडेविट दे के, पेरेंट्स से गारंटी लेके उनको छोड़ा जाए। और साथ देखें, एक और बात याद रखें कि मजबूत फौज एंड बैटल हार्डन्ड आर्मी इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। फौज मजबूत, पाकिस्तान मजबूत, इट्स एक्टिंग एज अ जेल between all the provinces. That we must remember, and that is what today we should
ये एक हमें अहद तजदीद करना चाहिए। टुडे आज हमें ये बिल्कुल। एक साथ करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने ब्रिगेडियर साहब, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। और सर मेरे ओपिनियन में वैसे काफ़ी सारी हमें और भी कंटेंट क्रिएटर लोगों को बताने के लिए कि शहीदों ने कैसे कैसे कौन से पॉइंट्स पे किस तरह अपनी जान दी है हमारी खातिर, पाकिस्तान की खातिर, मुल्क और कौम की खातिर, लेकिन सैडली हम भूल जाते हैं, इसलिए बार बार उन्हें याद दिलाना पड़ता है। इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि शहीदों की कुर्बानियों को न भूलिए, क्योंकि कुरान में अल्लाह कहता है शहीद जिंदा है, उसको मुर्दा न कहो, मैं उसे खाना खिलाता हूँ। तो यकीनन शहीद का जो मकाम है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे दीन का भी हिस्सा है। अब एक और ऐसे शहीद का हम जिक्र करेंगे जिसने पाकिस्तान की खातिर, आपकी खातिर, मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान की। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, तो इस बात को समझने की भी ज़रूरत है। कौम के शहीदों को, उनके लवाहिकीन को और पाक फौज को सलाम। लेते हैं एक ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और यकीनन यौम तकरीम शुहदा के हवाले से प्रोग्राम में पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, आगे भी हम थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मेरा ये मशवरा था सैरिश कि हम देखते हैं कि हम सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, यकीनन वो अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर शॉर्ट मूवीज़ बनाएं, शॉर्ट स्टोरीज़ बनाएं, दिखाएं, लोगों को याद दिलाएं कि हमारे शहीदों ने किस दिलेरी के साथ, किस मर्दानगी के साथ दुश्मन का मुंह हमने ख़त्म किया था, मुकला कमा किया था, तो यकीनन ज़्यादा हम रिजल्ट्स अचीव करेंगे लोगों को समझाने में। बिल्कुल तला, अच्छा ये आपका सजेशन है और ऐसा होना चाहिए। इससे ये होगा कि जिस तरीके से जो कुछ हुआ होगा और जो जुर्रत और शुजात और बहादुरी दिखाई गई होगी वो बच्चों के जहनों में रहेगी। जब वो ये स्टोरीज़, ये डॉक्यूमेंट्रीज़, ये फिल्म्स देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे कौम की हीरोज़ हैं और इन्होंने किस तरीके से सर्व किया, किस तरह जाम शहादत नोश फरमाया, तो ये उनको इससे आइडिया होगा। पता है जब स्टोरीज़ की सूरत में चीज़ें दिखाई जाती हैं तो वो ज़्यादा याद रहती हैं, और फिर पता है जब बार बार हम देखते हैं उसको तो हमें ये याद रहता है कि जनाब ये वाक़या पेश आया था और इस तरह दुश्मन ने कोशिश की थी और हमने उसके दांत खट्टे किए थे। कुछ उन मसाइल की बात करते हैं जो रोज़मर्रा में हमें पेश आते हैं। सैरिश को पेश आते हैं, बिल्कुल मुझे भी पेश आते हैं। मैं हेल्थ एंड फिटनेस की बात करूंगी, हर इंसान को आते हैं। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं उनके साथ भी ये मसला है कि उनको दाने वगैरह निकल आते हैं स्किन पर, वो ब्यूटी कॉन्शियस हैं तो उनको समझ नहीं आती करें क्या, तो फिर वो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई डॉक्टर अगर हमें ऑनलाइन मिल जाए तो वो अपने मसाइल भी उनसे पूछें कि बताएं मैं क्या करूं। फोड़े एंड फपोड़े। बिल्कुल, जैसे जैसे हमारे मुआशरे में जिद्दत आती जा रही है, लोग अपने चेहरों की जिल्द को गोरा करने के लिए भी नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई इंजेक्शन से खुद को गोरा करने में मगन है तो कोई मुख्तलिफ अद्वियात से। मैं वैसे इसके खिलाफ, कोई होंठ को बड़ा करने में मगन है, कोई नाक को पतला करने में, कोई आंखें और पलके निकालने में। पलके निकालने में नहीं, पलके लग रही हैं, वो सीधा करने, बुढ़ा ना लगूं, जवान लगती रहूं मैं पूरी जिंदगी। 80 साल की उम्र में भी आके कितनी सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी को ज्यादा नहीं हो गई सर? बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गई है। और पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने अपने चेहरे बिगाड़ लिए हैं, वो ठीक नहीं हो रहे। और ये ऐसी गंदी एडिक्शन है, अल्लाह जाने इसको, यहाँ तो ये फैशन कहते हैं कि जब एक दफ़ा पंपिंग, बोटॉक्स, हाईलाइटिंग करा ली तो बस फिर वो सिलसिला चलता ही जा रहा है जनाब, वो बस एक सिटिंग में नहीं पूरा होगा। अब ये चीज़ कितनी ख़राब है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्किन के डॉक्टर हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है। तो चेहरे को मज़ीद निखारने के चक्कर में ख़वातीन अपनी जल्द ख़राब कर लेते हैं। डॉक्टर मुबशर, मुझे ये बताइएगा, आपके ख्याल में वैसे डॉक्टर हजरात तो सपोर्ट करते हैं कि भाई कोई ख़राबी नहीं आप करवाएं, ज़ाहिर है उनका भी बिजनेस है, ये सोच बिल्कुल ठीक है या गलत है? आप डिनाई करेंगे, मुझे बताएं। जी डॉक्टर मुबशर। अस्सलाम वालेकुम, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर तलहा एंड मिस सैरिज, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। तो थैंक यू फॉर कमिंग सर, थैंक यू फॉर कमिंग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आप ऑन एयर हैं डॉक्टर साहब, कंटिन्यू। हाँ जी, जी बिल्कुल, जो आपने सवाल किया मुझसे कि जी कि जो आजकल के हमारे एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स हैं या कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, क्या वो कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। तो मैं तो अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं और जो ब्यूटी कॉन्शियस लोग होते हैं, ये दिस इज़ देयर ओन विल। एट टाइम ऐसा होता है कि जी कि हमारे पास स्पेशली जो एस्थेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं या जो हम लोग कॉस्मेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे पास जो भी हमारे क्लाइंट्स आते हैं या हमारे पास जो भी हमारे पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनको जो भी चीज़ एडवाइस करनी हो वी जस्ट टेल देम
क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो ये वाले प्रोसीजर कराने वाले लोग होते हैं, दे आर नॉट इल, वो पेशेंट बीमार, वो लोग बीमार नहीं होते, ना ही उनको इस तरह की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, बट दे आर ब्यूटी कॉन्शियस, दे वांट टू इन्हांस देयर पर्सनैलिटी अपग्रेडेशन के लिए वो इस तरह के प्रोसीजर्स कराते हैं। तो दीज प्रोसीजर आर सेफ एंड दे आर रिकमेंडेड। तो इसलिए अगर आप कराने में इंटरेस्टेड हों तो ही हम अपने लोगों को एडवाइस करते हैं, अदरवाइज इस तरह की कोई कंपल्शन नहीं है, या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये प्रोसीजर कराएंगे तो ही आपने अच्छे नज़र आना है, तो ही आप गुड लुकिंग नज़र आ सकते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी साइड पर्सनल इफेक्ट्स भी तो होते हैं ना, रिकमेंड तो आप लोग कर देते हैं, ठीक है, जिसकी मर्जी है वो करवाए, ठीक है, वो खूबसूरत दिखना चाहता है वो करवाएगा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, उनसे आप आगाह करते हैं कि भाई ये करवाने से ये हो जाएगा फिर आगे चलकर। जी बिल्कुल मिस सैरस, जो आपने सवाल किया है इसका हम ऑलरेडी अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली कन्वे करते हैं। और दूसरी बात, जो आपने साइड इफ़ेक्ट्स की बात की है, हमारे जो भी प्रोसीजर्स यहाँ पे रिकमेंड हो रहे हैं या फिर जो डॉक्टर्स कर रहे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह से नहीं होते जो जनरल कंसेप्ट है हमारी सोसाइटी में कि आपने कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर कराया, फॉर एग्जांपल आपने थोड़ी देर पहले बात की है फिलर्स की या होंठ मोटे कराने की, इस तरह कोई भी प्रोसीजर कराते हैं तो ये प्रोसीजर्स की इस तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि जी कि हम कहें कि आपने किया है तो आपकी फेस की जो ओवरऑल लुक ही चेंज हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रोसीजर्स कराने से फेस की ब्यूटी इन्हांस होती है। और दूसरा यह कि इसके इस तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आप कराएंगे तो आपको कोई आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी या फिर ये होगा कि आपका जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। जो इस तरह के प्रोसीजर्स कराएंगे ये टोटली सेफ़ हैं और हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से अप्रूव्ड हैं। इस तरह से नहीं है कि जी के डॉक्टर उसकी प्रैक्टिस किए जा रहे हैं और उससे हमारे क्लाइंट्स की, हमारी पब्लिक की हेल्थ सफ़र हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्थ को रिटेन करना और हेल्थ को प्रायोरिटी देना। उसके बाद ही फर्दर हम कॉस्मेटिक्स की तरफ जाते हैं, ब्यूटी की तरफ जाते हैं, पर्सनैलिटी इन्हांसमेंट की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह इलाज मुआवजे के अखराजात हैं। हमारे यहाँ एक तरफ वो गरीब है जिसके पास खाने को नहीं है और एक तरफ वो रईस है जो रोज़ जाके कोई ना कोई बड़ी से बड़ी सर्जरी करवाता है अपने आप को खूबसूरत करने के लिए। ये बताइए कि आजकल जो यूथ है, यंगर जनरेशन है, नौजवान है, लड़कियाँ स्पेशली, इंस्टाग्राम की भी, सोशल मीडिया की भी बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं कि टीनेज गर्ल्स की मेंटल हेल्थ बड़ी मुतासर हो रही है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से, क्योंकि वो मुसलसल दूसरी लड़कियों को देखती रहती हैं जिन्होंने ये सर्जरी वो सर्जरी बहुत कुछ कराया हुआ होता है और देख देख के कहती हैं कि यार हम भी ये करवा लेते हैं, हम भी ऐसा लगना चाहते हैं, हमें भी इतने सारे फॉलोअर चाहिए। तो उस यूथ के लिए आप क्या मैसेज देंगे जो खामखाली सोशल मीडिया और दूसरे लोगों को देखकर इन सर्जरीज की तरफ बढ़ जाता है? लेकिन तला साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये मैं बिल्कुल पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगा, हमारी जो स्किन है ना, इसको मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि जो नेचुरल स्किन है उसको रिटेन करें, उसका ख्याल रखें। और उसका ख्याल रखना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ छोटे छोटे टिप्स हैं हमारे स्किन केयर के लिए, वो फॉलो करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको टाइमली ट्रीट कर लें। तो जो सर्जरीज़ की या जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की आप बात कर रहे हैं उनके कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट होता है कि आपकी जो नेचुरल स्किन है उसको आप रिटेन करें। उसको रिटेन करने का या उसका ख्याल रखने का सिंपल सा तरीका है कि आप पानी का इस्तेमाल बेहतर करें, धूप में जाएं तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, आपने रात को जो नींद है वो प्रॉपर लें अपनी, और फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश जूसेस हैं, इनका इस्तेमाल करें। तो आपको फर्दर इस तरह के किसी प्रोसीजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। दूसरी बात जो आपने की है कि जी कि हमारे जो ऐसे एट टाइम ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, जस्ट लाइक हमने एक्ने की बात की है। एक्ने से क्या होता है कि फेस के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं, फेस के ऊपर दाने से बन जाते हैं। उनका अगर आप टाइमली ट्रीट कर लें तो उसका इलाज मौजूद है। और अगर इस तरह की चीज़ों का इलाज कर लिया जाए तो फर्दर उसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, पिगमेंट्स बन जाते हैं, फेस के ऊपर छायाँ आ जाती हैं, स्कार्स बन जाते हैं, तो उनसे आप बच जाएंगे। जब छायाँ, स्कार जैसी कोई चीज़ होगी नहीं तो आपको किसी भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हाईली रिकमेंडेड चीज़ ये है कि आप अपनी नेचुरल स्किन का ख्याल रखें। जो अल्लाह ताला ने स्किन दी हुई है, जिल्द दी हुई है, वो हेल्दी होती है। और अगर हेल्दी स्किन को आप प्रॉपर केयर देंगे तो फर्दर इस तरह की किसी प्रोसीजर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हमें फर्दर ना किसी महंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि कोई भी ट्रीटमेंट हो, इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि रात में आपने क्रीम लगाई और दिन में आप गोरे हो गए या आपकी सारी छाइयाँ और दाने खत्म हो गए। ये क्या वजह है कि अब हमारे यंगस्टर्स ये चाहते हैं कि हमारे मुंह पर एक दाना नजर ना आए, हम रात में कुछ ऐसा लगाएं कि दिन में गायब हो जाए सब कुछ? ऐसा क्यों है?
देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि जो पिंपल्स की बात करते हैं, एक्नी की बात करें, तो एक्नी जो है वो सेटल होने में थोड़ा टाइम लेती है और उसका बड़ा सिंपल सा इलाज होता है। अगर वो इलाज कर लिया जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि एक्नी या कोई भी पिंपल ऐसा होता है तो वो दोबारा होने के चांसेस होते हैं। कुछ स्किन टाइप्स ऐसी होती हैं जिनको हम लोग ऑयली स्किन बोलते हैं। ऑयली स्किन में एक्नी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या उनके ज़्यादा होते हैं। तो जो आपने बात की है उसके मुताबिक तो ये मैं आपको जवाब दूंगा कि उसका तरीका सबसे बेस्ट ये है कि आप अपनी एक तो स्किन केयर करें, दूसरी बात यह है कि जब ये प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसका इलाज करें। इलाज करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन इस बात पे लेकिन डॉक्टर साहब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना कि हमारे ये जो हमारी कम्युनिटी है जिन्होंने अब एक मेडिकेटेड पार्लर्स खोलनी है, मतलब क्लिनिक्स खोलनी है स्किन केयर के, जिनमें हाइड्रा फेशियल्स दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जनाब ये मशीन, ये लेजर इतनी देर आपके मुंह पे लगेगा और आप देखेंगे उसी वक्त चंद ही मिनटों में आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा। तो क्यों नहीं फिर यंगस्टर्स उस तरफ जाएंगे और जाके ट्राई करने की कोशिश करेंगे? कौन खूबसूरत नहीं लगना चाहता? तो ये बिजनेस भी तो हो रहा है ना साथ साथ। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। अब बिजनेस जो है ना, एक तरफ डॉक्टर्स हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पार्लर की आपने बात किया, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट करेगा वो अपने क्लाइंट की, अपने पेशेंट की हेल्थ को देखते हुए फैसला करेगा। एग्जांपल देता हूँ जी, आपने लेज़र की बात की है, फिर नॉर्मली ऐसा होता है कि पीसीओएस की वजह से ख़वातीन के चेहरे के ऊपर बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। अब वो एक जेन्युइन इशू है, मेडिकल इशू है, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको देख के उसका लेज़र करेगा और लेज़र करने से उसके क्या होगा, हेयर ग्रोथ कम हो जाएगी। अब डॉक्टर ने तो पूरे की पूरी मेडिकल साइंस को फॉलो करते हुए या अपने उसको ट्रीटमेंट के तौर पे उसको इलाज किया है, ना कि ये किया कि जी कि चेक भी नहीं किया, उसको डिजीज़ का पता भी नहीं है, इशू का पता भी नहीं है और उसने उसको ब्यूटी इन्हांसमेंट के लिए ऐसी चीज़ रिकमेंड कर दी है। और जो लेज़र की आपने बात किया, क्रीम की बात की है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जी आपने आज एक फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजर कराया तो कल आप बहुत गोरे हो जाएंगे, आपका कलर चेंज हो जाएगा, आपका इस तरह से हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। खुदारा ऑडियंस को ये बात बताएं कि अगर आपने कुछ भी ऐसा कराना है तो जो चेंज आता है या जो पर्सनैलिटी इन्हांसमेंट है, इट टेक्स टाइम। डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत सारे किस्म के पेशेंट्स आते होंगे, कोई ऐसे किसी यूनिक पेशेंट का किस्सा सुना है या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा आता है, आए रोज आ जाता है और समझाना पड़ता है? इन्हांसमेंट जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं ड्यूरिंग आवर प्रैक्टिस वो ये है कि लोग बहुत जल्द गोरा होने के लिए, जिस तरह मिस सैरिश ने कहा जी, बहुत जल्द गोरा होने के लिए ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर उनके रंग को गोरा कर देती है। और नॉर्मली हमारी मार्केट में और हमारी सोसाइटी में वो क्रीम्स अवेलेबल है जिसमें 4-5 क्रीम्स को मिक्स करके वो रात को लगाते हैं और विद इन अ वीक और 10 डेज उनका रंग गोरा हो जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन क्रीम्स में स्टीरॉइड होते हैं जो कि गोरा तो कर देते हैं आपकी स्किन को फॉर टाइम बीइंग, लेकिन ये होता है कि आपकी स्किन की हेल्थ बुरी तरह डैमेज हो जाती है। और क्या होता है, ये हेल्थ डैमेज होने के बाद कुछ अरसे बाद ये होता है कि आपके फेस के ऊपर इतनी बुरी तरह पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है कि जिसको बाद में डॉक्टर्स के लिए भी ट्रीट करना मसला बन जाता है। मतलब वो इतनी स्टबन होती हैं या इतना ज़्यादा वो आपकी स्किन की हेल्थ को डैमेज कर चुकी होती हैं कि उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो तला साहब ने मुझसे पूछा है कि जी आप कौन सा इस तरह के बात बताएंगे, सबसे ज़्यादा हमारे पास जो केसेस रिपोर्ट होते हैं हमारी प्राइवेट प्रैक्टिस में वो ये हैं कि लोगों ने स्किन को ख़राब किया होता है जल्द गोरा होने के चक्कर में, और उसके बाद क्या होता है जी कि फिर स्किन बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। चलिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए आखिरी सवाल भी मैं साथ ही आपसे करूंगी। एक दफा मुझे भी तला किसी डॉक्टर ने कहा था कि आपकी ये वाली जो आईब्रो है वो थोड़ी नीचे है, ये वाली ऊपर है, तो आप एक काम करें, इसको यहाँ पे ना थोड़ा सा स्टिच करा लें। 6 महीने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगी, फिर आप दोबारा करा लीजिएगा और इसकी कॉस्ट आएगी 35,000 रुपीज़। मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं अपनी एक आईब्रो को ऊंचा कराने के लिए 6 महीने बाद फिर से ट्रीटमेंट लूँ और इतने पैसे भी खर्च करूँ। तो मतलब ये एक बड़ी अजीब सी बात थी, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा इशू है इवन टोन स्किन का। आजकल किसी की भी स्किन पता नहीं क्यों, मुझे तो एक जैसी नहीं लगती। किसी का माथा काला है तो चीक्स गोरी हैं, किसी की थोड़ी काली है तो चीक्स गोरी हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? कोई होम रेमेडी, कोई ऐसा नुस्खा भी दे दें जिससे औरतों को मेकअप इस्तेमाल करना ही ना पड़े। चलेंगे, ये भी बता दीजिए डॉक्टर साहब। फाइनली आखिरी सवाल है आपसे कि इवन टोन स्किन कैसे हम घर पर रहते हुए कर सकते हैं?
देखें, इवन टोन स्किन जो आपने बात की है उसमें ये है कि आप जो हमारी स्किन की पिगमेंटेशन होती है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो सन एक्सपोजर है। हम नॉर्मली सन में जाते हैं, इवन के जिन आप इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, आपके सराउंडिंग में जो लाइट्स हैं वो बहुत है, ठीक है। हमारे जो घर की भी लाइट्स होती हैं उनमें भी अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो कि हमारी स्किन को डैमेज करती हैं और पिगमेंटेशन कॉज करती हैं। जनरल कंसेप्ट ये है कि जी कि हम तो बाहर नहीं जाते, हम लोग घर में होते हैं, तो हमारी स्किन क्यों ब्लैक हो रही है या पिगमेंटेड हो रही है या डबल टोन हो रही है। तो उसकी वजह यह है कि घर में रहते हुए भी सन ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि घर की लाइट्स में भी हमारे ये होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो स्किन को डैमेज करती हैं। जो दूसरी बात आपने किया कि जी कि ऐसा कौन सा फार्मूला बताया जाए, देखिए स्किन केयर बहुत सिंपल है, इसको जितना सिंपल रख के इसका ख्याल करेंगे उतना ही ये ठीक रहेगी। फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, अपनी नींद पूरी करें और रात को सोते हुए जो हमारे गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, तो आपकी ना सिर्फ स्किन बेहतर रहेगी, आपकी स्लीप बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा मशवरा आपने दिया है कि गैजेट्स इस्तेमाल ना करें, मेकअप कम इस्तेमाल करें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज्यादा करें, भाई क्यों ना हो, किचन में क्यों ना जाएं, सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड आई होप कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज था, क्योंकि हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो रात को सोने से पहले मोबाइल फ़ोन, टेलीविजन स्क्रीन किसी के सामने आंखें जोड़ लेती है और फिर उनको नींद आती है, तो उससे भी उनकी जिल्द इंतहाई मुतासर होगी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। जैसे कि आपने मास्टर फ्रेम में देख लिया है, बड़े खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, ये वो सेक्टर है पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जो हमारी इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन आजकल क्योंकि इनपुट्स बड़े महंगे हो गए, लोहा, सीमेंट, हर चीज़ की कीमत आसमानों से बातें कर रही है, तो ये भी काफ़ी हद तक मुतासर हुआ है। लेकिन कमांडर सिटी की अगर बात की जाए, जो कि यकीनन वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट है, कराची से थोड़ा सा अगर आप आउटस्कर्ट्स में जाएंगे तो हाईवे पे आपको ये मिल जाएगा, सुपर हाईवे पे, और ये बड़ा मशहूर भी है। और अब यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं। हम एक बहुत दफ़ा पहले ही प्रोग्राम कर चुके हैं कमांडर साहब के साथ, पानी हो, खाना हो, ट्रांसपोर्ट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, लाजवाल सर्विसेज बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लोगों को दी जा रही हैं। लेकिन अब जो खबर आई है वो ये आई है कि इस सुपर हाईवे को, मैं सुपर हाईवे ही कहता हूँ इसको, अभी तक मोटरवे का दर्जा अब दिया जा रहा है, इसको M9 कहा जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पर क्वालिटी है रोड की, जो सर्विसेज की क्वालिटी है वो मोटरवे वाली नहीं है। मैं तो अपील करूँगा कि जैसा मोटरवे पंजाब में है, KPK में है, वैसा हम सिंध में भी बनाएं, बलूचिस्तान में भी बनाएं। हमें बड़ी ज़रूरत है, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, कमांडर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम कहेंगे दुनिया बोले में। सरिश बिल्कुल कमांडर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमांडर साकिर, मुझे ये बताएगा, ये M9 आपके लिए मतलब अच्छी खबर है, बुरी खबर बनने वाला है आगे चलकर, या ये मुश्किलात का ही सबब बना हुआ है? देखिए, अगर ये मोटरवे होता तो फिर तो ये बहुत अच्छी खबर, असली मोटरवे, असली मोटरवे, नाम का नहीं। मोटरवे तो फैसिलिटेट करता है और जहाँ से मोटरवे गुजरता है वहाँ खुशहाली आ जाती है। ठीक है, आपकी जो ट्रैवल स्पीड है वो फास्ट हो जाती है। तो ये भी मोटरवे बनना था, इस एक मलेशियन कंपनी को इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर मिली भगत से हमारी एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये ठेका ले लिया। अब हुआ क्या कि सुपर हाईवे तो एक बहुत बिज़ी रोड था, इस पे तकरीबन 60-70 हज़ार गाड़ियाँ डेली ट्रैवल करती हैं। ठीक है, तो अब ज़ाहिर इस पे लोगों के बिजनेसेस थे, पेट्रोल पम्प, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, और हम सब जाते थे सुपर हाईवे, एंजॉय करते थे, ढाबे होते थे, वो सब होता था। अब जब इसको मोटरवे में कन्वर्ट करना था तो ज़रूरी था कि सर्विस रोड बनाया जाए, ताकि वो सब सर्विस रोड पे चले जाएं, और फिर आप इसको बंद करके इसको मोटरवे बना दें। बिल्कुल। अब वो सर्विस रोड नहीं बनाया गया, और जब ये इन्होंने एक लेन का इजाफा करके उसको बंद करना चाहा तो वो फिर कोर्ट में चले गए लोग, चंदे के स्टे हुए, तो इन्होंने कहा ये तो बड़ा मसला बन गया। तो इन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये की कि हर एक से, हर पेट्रोल पंप, हर होटल से इन्होंने 60 लाख रुपए लेके उनको डायरेक्ट एक्सेस दे दिया। 60 लाख रुपए लेके उनको डायरेक्ट एक्सेस दे दिया मेन मोटरवे से। जी, 100 से ज्यादा है ये, 100 से ज्यादा है। 100 से ज्यादा, ये पहली दफा आपने सुना होगा। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में क्योंकि कोई इस पे बात नहीं करता, हर कोई डरता है। ठीक है, तो अब 100 से ज़्यादा जब आप इलीगल एक्सेस दे देंगे तो 136 किलोमीटर का टोटल ये मोटरवे, तो इसमें तो सिर्फ 2 सर्विसेज बननी थी सेंटर में,
ठीक है, 136 किलोमीटर में आपको सेंटर में एक प्रॉपर सर्विस एरिया चाहिए था, वो बनना था। लेकिन अब मज़े हो गए, जाहिर है 60-60 लाख हर एक से आ रहा है, तो उनको डायरेक्ट एक्सेस दे दिया कि वो कोर्ट में ना जाएं, बजाय सर्विस रोड देने के उनको एक्सेस दे सर दिया। ये जुल्म नहीं है कि पंजाब में मोटरवे का मयार कुछ और है और हमारे सिंध में मोटरवे के नाम के ऊपर, एक्सप्रेस वे के नाम के ऊपर हमें यही सर्विस मिल रही है? देखें, आ गई ना यहाँ पे बदनीयती आ गई। अगर इसको भी प्रॉपर तरीके से बनाया जाता तो क्यों नहीं बनता, ठीक है, सर्विस रोड पे सब चले जाते। अब हमारा 60-70% बल्कि इससे भी ज़्यादा ट्रैफिक सर्विस रोड पे चलता है। आप मोटरवे पे जाएं सखर से आगे, आपको खाली मिलेगा, बहुत कम गाड़ियाँ उन पे होती है। जी जी, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि सर्विस रोड पे ट्रैफिक चला गया तो वो तो इतनी कमाई तो हो नहीं सकेगी, तो इन्होंने सबको एक्सेस दे दिया। अब जब सबको एक्सेस दे दिया तो जो लोकल्स थे उन्होंने कहा जी हमारा क्या कसूर है, जो गधा गाड़े बैल गाड़े उनके तो बिजनेस थे गांव देहात, इन्होंने उनको भी एक्सेस दे दिया। अब क्या हुआ कि जो होटल थे उस गैस तो थी नहीं, उसने तो लकड़ियाँ जलानी है, और लकड़ी आती है गधा गाड़ी पे। अब गधा गाड़ी ने मोटरवे पे आना शुरू कर दिया। तो अब जब आप मोटरवे पे, पंजाब में तो अलाउ ही नहीं था इस तरह का किसी मोटरवे पे दुनिया के नहीं अलाउ होता, अलग से दुनिया के किसी मोटरवे पे अलाउ नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ ये वाहिद M9 है जिसपे ये बेज़ाब्तियां आपको मिलेंगी। गुनाह की सजा है या कुछ और? अच्छा ठीक है, अब ये जो टॉर्चर लोगों को मिला कि आप 120 की स्पीड पे जा रहे हो, गधा आगे, 2 गधे मेरे सामने आ गए, गाड़ी उलटते बची है। मैं तो अल्लाह का शुक्र मैंने अदा किया, और एक गधा फिर एक और गाड़ी से टकरा गया। गधा तो खैर मर गया, लेकिन गाड़ी का जो सत्यानाश हुआ, आजकल तो 30-40 लाख की तो एक नॉर्मल गाड़ी है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक बन चुका है, क्योंकि इस पे कोई इनका कंट्रोल नहीं है। मोटरसाइकिल उधर है, चिंची रिक्शे उधर हैं, गधा गाड़ी, अच्छा भैंसें चल रही है मतलब ऐसा कोई मोटरवे आपने देखा होगा जिसपे भैंसें चल रही हैं, ठीक है, गधे उस पर घूम रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है खुला हुआ है। अब उनको जब बंद करते हैं तो लोकल बंदूक उठा लेते हैं, कई दफ़ा फायरिंग हुई है इन पे, ठीक है। वो बंदूक इसलिए उठाते हैं, वो कहते हैं भाई हमें जेल में तो नहीं बंद कर सकते। कमांडर साहब आपने माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है, आप एक अल्लाह की तरफ से गिफ्टेड इंसान हैं, अल्लाह की बड़ी रहमतें और बरकतें आपके ऊपर रही हैं, बहुत पावर लॉबीज का आप हिस्सा रहे हैं सर, इन्फ्लुएंशियल लोगों में उठे बैठे हैं और पूरी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी और पाकिस्तानी खिदमत की आपने। सर क्या वजह है कि ऐसा रवैया सिंध के साथ बरता जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए? और बहुत सारे लोग आजकल हम देख रहे हैं मीडिया पे इस बात पे शोर मचा रहे हैं कि जो काम पंजाब में वो हो रहा है, अगर पंजाब के अंदर मोटरवे सही बन सकते हैं, हाईवे अथॉरिटीज के रूल्स फॉलो हो रहे हैं, तमाम तर प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए SOPs फॉलो किए जा रहे हैं, सिंध में आके वो सारे रूल्स कहाँ चले जाते हैं, वो कानून कहाँ चला जाता है, वो प्रोसीजर्स SOPs कहाँ चले जा, क्या यहाँ कमाई के लिए आते हैं सर? सिंध कमाने के लिए? नियतों का फुकदान है, ठीक है। अगर नियत आपकी सही हो तो हर काम हो सिंध पे नियत खराब क्यों हो जाती है? सिंध में ऐसा किया है कि नियतें खराब कर दे सर। देखिए पूरा निज़ाम है वो तो अफेक्ट करता है आपको ना, ठीक है। अब ये 60-60 लाख रुपए लेके जब आपने एक्सेस दिया तो पता नहीं था ये इलीगल है, ये इलीगल है, ठीक है। जब मोटरवे पे चले हम तो पाकिस्तानी हैं, फॉरनर्स नहीं ट्रैवल करते, पाकिस्तानी करते हैं। जब फॉरनर ट्रैवल करेगा और आगे आ जाएगी गधा गाड़ी, ठीक है, या गधे आ जाएंगे, तो वो कितना हंसेगा कि ये एक हमारा नेशनल इमेज को डैमेज कर रहा है। ये मोटरवे हमारे नेशनल इमेज को डैमेज कर रहा है, क्योंकि फेक बोर्ड आपने लगा लिया ना। अच्छा कलेक्शन क्या है, अब मैं बताऊं आप हैरान रह जाएंगे, 4 से 5 करोड़ रुपए डेली जी, 70,000 से ज्यादा गाड़ियां इस पे ट्रैवल करती हैं, 1.5 अरब रुपए महाना। ये मेरे जो जराए हैं उनसे मुझे पता चला है कि 1 अरब से 1.5 के दरमियान इनका मंथली कलेक्शन है। तो मुझे ये बताएगा कि जो आपका अब ये जो प्रोजेक्ट है, सिटी प्रोजेक्ट जो आपका है, उसके लिए कितना ये M9 का प्रोजेक्ट अहम होगा? देखिए कमांडर, सिटी में तो इस वक्त 400 फैमिलीज रह रही हैं, और इन्होंने जो ज़्यादती हमारे साथ ये की है कि हमें सर्विस रोड कंस्ट्रक्ट करके नहीं दिया और हमारे रास्ते बंद कर दिए, जिस पे हमने संडे को एहतजाज भी किया है तमाम रेजिडेंट्स ने। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जब हर तरफ से खुला है, जब सबसे आपने 60-60 लाख रुपए लेके एक्सेस दे दिया, तो भाई हमें भी दे दो, ठीक है, नहीं तो हमें सर्विस रोड दे दो, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ आपको देनी है ना। आपने 60 लाख रुपए जमा नहीं कराया अभी तक?
देखिए मेरे लिए तो 60 लाख इतनी अहमियत नहीं रखते, बस लेकिन करें, जमा कराएं, मुझसे रास्ता नहीं नहीं। मांगे किसी ने अभी तक। आप खुद ही से जाके ले जाएं मुझसे सर। नहीं मांगे, कोई शरीफ आदमी को तो आपने तंग करना है ना। यस, तो वो असल में मेरी ज़ात नहीं है, वहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं, आपको वहाँ जो रिश्वत बच्चे देने की हैं, आदत नहीं है सर। कॉलेज आ रही हैं लड़कियां वहाँ पे, वहाँ बिजनेस कराची में लोगों के, उन्होंने कराची ट्रैवल करना है। Yes. अब हमें एक तरफ ये कह रहे हैं हैदराबाद की तरफ जाएं, वहाँ से आप इंटरचेंज से घूम के आएँ, 42 किलोमीटर एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल करें, मतलब ये हमें एडवाइस और कर अभी कर रहे हैं, दैट मींस जो वहाँ रह अभी रहे हैं। कर रहे हैं ना, क्योंकि बंद कर दिया रास्ता ना, अभी 4 दिन पहले बंद कर दिया। तो ये जुल्म और ज़्यादती जो कर रहे हैं ये, और दूसरी तरफ देखें कितनी बेज़ाब्तियाँ मैंने आपको बताई हैं। या तो आप बिल्कुल साफ़ हो, आप क्लीन हो ना, यस, तो हम कहते हैं जी ठीक है मुकम्मल बंद कर दें इसको, फिर जब सबके साथ जुल्म होगा हम भी सह लेंगे। लेकिन आप सब को जो है फैसिलिटेट करें, उनको रास्ते दें, इलीगल उनको सब दें, गांव देहात आए, गधे गाड़े, बैलगाड़े, नाराजगी है उसको दूर और करें। इंसानों को जो है आप बंद कर दें। ये 60 लाख रुपए मुझे तो मैं जाके पहुंचा देता हूं, काम हो जाएगा सर। बीच में बहुत थोड़ी शुक्रिया कमीशन मैं बना लूंगा। कमांडर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस मसले का बिल्कुल हल निकलना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ रह रहे हैं रेजिडेंट, उनके लिए डेली बेसिस पर बड़ा मेंटल टॉर्चर होगा कि 42 किलोमीटर आपको जाना है, आगे फिर मुड़कर वापस आना है, बड़ा मुश्किल है, और जबकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। एक ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अब हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। डेली हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है उसको आपसे रोशनास कराया जाए, क्योंकि इंटरनेशनली तो अपना नाम वो रोशन कर रहे हैं, अपने मुल्क का, अपने पेरेंट्स का, और पाकिस्तान में अल्लाह करे इस सारे टैलेंट को वही इंपॉर्टेंस मिले, वही सरपरस्ती मिले जिसके वो मुस्तहिक हैं। तो इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात करवाऊँ, आपने मास्टर फ्रेम में देख लिया होगा, बड़ी ज़बरदस्त एक आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी डिजिटल आर्टिस्ट हैं आयशा मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो इन्होंने क्या कमाल किया है। आयशा हमारे साथ मौजूद है। आयशा, अब किस तरह आपको ये आइडिया है कि मैं ये आर्ट में दिलचस्पी लूँ, किस एज पे आया था, किस तरह आपने तालीम हासिल की और यहाँ तक पहुँची? बिल्कुल, मैं आर्ट को बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई वॉज ऑलवेज द लवर ऑफ आर्ट। मैंने डिफरेंट मीडियम्स ट्राई किए हैं। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन 2018। यस, बट उधर से मैंने फाइन आर्ट्स किया, विच इज़ प्योरली कैनवस बेस्ड वर्क। फिर उसके बाद अपना एक इंटरेस्ट था टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, सो आई केप्ट गोइंग विद दैट। एंड उससे ये हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स आते रहे, स्पेशली इन कोरोना, मैंने अपना जो प्रैक्टिस है ओवरऑल आर्ट प्रैक्टिस, उसको काफ़ी एक्सपैंड किया, डाइवर्सिफाई किया। तो उससे ये हुआ कि जो लेटेस्ट टूल्स थे आई स्टार्टेड यूजिंग देम वे बैक। तो फिर जब प्रोजेक्ट्स आए, व्हेन द अपॉर्चुनिटीज़ लैंडेड, आई जम्प्ड एट दैम एंड मैंने वो किए फिर। और उनमें से एक प्रोजेक्ट ये था कि किस तरीके से आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आर्ट में यूज़ करना है, नॉट जस्ट द AI जो कि रेडिली अवेलेबल इन टूल्स है, बट कस्टम मशीन लर्निंग और डेटा कलेक्शन को कैसे आप यूज़ करके प्रोजेक्ट्स रीडिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये नहीं है कि खाली आपने जो टूल्स बन गए हैं उनके साथ आर्ट बनाना है, बल्कि उन टूल्स को री इन्वेंट करना है और ये सोचना है कि वो आर्ट किस तरह का होगा जो हमारे लिए एक न्यू इमर्सिव रियलिटी बना सकते हैं। तो एक ये चीज़ थी। ऑब्वियसली जो आई थिंक सब आर्टिस्ट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है कि हमें कोई न्यू एक्सपीरियंस चाहिए आर्ट के थ्रू। हम वी ऑल वांट टू एक्सपीरियंस, फील इमोशनली कनेक्टेड। तो आई थिंक वो मेरी रीज़न थी। इस एक्सपीरियंस को गेन करने में किस चीज़ ने आपकी हेल्प की? एंड व्हाट इज डिजिटल आर्ट? एक तो चीज़ ये है ना कि बहुत सारे व्यूअर्स को मालूम ही नहीं है कि डिजिटल आर्ट है क्या। उनकी नॉलेज के लिए बताइए प्लीज। यस, आई थिंक डिजिटल आर्ट की आज स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस है। इट्स सो हार्ड टू डिफाइन कि एग्जैक्टली डिजिटल आर्ट क्या है, बट मैंने जिन टूल्स को यूज़ किया उनमें से ऑब्वियसली कुछ टूल्स तो बहुत ही मेन स्ट्रीम है, लाइक फोटोशॉप, ये वो, दिस इज़ वेयर यू एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम। बट आजकल जो टूल्स हैं दे आर मोर एडवांस्ड, दे आर लर्निंग लाइक अ ह्यूमन ब्रेन इज़ लर्निंग, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, उसी का नाम आपने शॉर्ट फॉर्म में AI हर जगह देखा होगा, बट इट इज़ मच डीपर देन दैट। ठीक है, उसमें कस्टम मशीन लर्निंग भी आ जाता है, उसमें डेटा फ्यूजन टेक्निक्स हैं, डेटा कलेक्शन, generative AI, like these are just the top of a few things that I've been personally using। ठीक है, ये मैं पर्सनली अपने काम में यूज़ कर रही हूँ। तो ये कुछ टूल्स हैं। इसके अलावा ये कि अगर आपको थोड़ा और इसको डेप्थ में स्टडी करना है, या अगर आपको 3D गेमिंग वर्ल्ड और इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है, फिर आपको मेटावर्स, VR, लाइक ये चीज़ें पहले एग्जिस्ट नहीं करती। सही। अभी जो आपका ये प्रोजेक्ट जो आप स्पेस स्टेशन बता रही हैं गया है, और बड़ा मतलब मैं तो मुबारकबाद ऑफ कैम भी इनको दे रही थी कि भाई बड़ी ज़बरदस्त बात है कि 30 साल से कम उम्र अफराद में इनका जो नाम है वो आया है, माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये किस तरह का प्रोजेक्ट था, इस पर आपने कैसे काम किया, ये आइडिया कहाँ से आया, इस हवाले से बताइए। 2 years बैक, क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट स्पेस में बहुत ज़्यादा था,
तो मैं सिर्फ स्पेस की इमेजेस बनाती थी, लाइक इमेजिनिंग व्हाट द वर्ल्ड वुड फील लाइक फॉर माई सेल्फ, कि वो स्पेस का क्या होगा, ठीक है। अच्छा, वो कैसे इन्फ्लुएंस्ड हुआ कि मैं इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ रही थी, बिकॉज आई एम सच अ रिसर्च बेस्ड बचपन से स्टार वॉर्स देखी थी वो तो क्या साइंस फिक्शन, यस, वहाँ से ही इंटरेस्ट आता है, यू नो, वी गेट इंस्पायर्ड समवेयर। बट देन लेटर ऑन वो होता है ना, इंटरेस्ट आपका कहीं ना कहीं पकड़ता है स्पेस, एंड यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग, इमेजिनेशन ही तो होती है, क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन इज़ व्हाट ड्राइव्स द आर्ट। तो आई थिंक वहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने स्पेस सूट्स पे रिसर्च की, MIT के मैं साइंटिस्ट को स्टडी कर रही हूँ, अच्छा वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरा आर्ट सिर्फ एक ब्यूटीफुल पिक्चर हो, आई डोंट वांट दैट टू बी आर्ट, आई वांट द आर्ट टू बी साइंटिफिकली करेक्ट, यू नो, इफ़ आई स्पीक मोर ट्रांसपेरेंटली, तो दैट्स व्हाट आई वांट कि जो मेरा काम है वो देख के लोग फील करें, अच्छा ये सिर्फ एक मैसेज वाला काम नहीं है, ये साइंस भी इसके अंदर है कहीं। Agreed. मुझे बताया आयशा, you're in the list of under 30 most influential women in the world? No, so it's 30 under 30 list, जो कि हर कॉन्टिनेंट बेस्ड होती है। ओवरऑल 300 कैंडिडेट्स होते हैं जो फोर्ब्स recognize करता है each year, so they have a list. But then 30 under 30 is like all categories combined list of Asia, जिसमें मेरा नाम आया। माशाल्लाह। Which involves art. अब next target क्या है आयशा का? Next, I am still working actually, and अभी जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ, that is also an offshoot of the space sciences से related ही है, but that is related to space suits, जैसे मैंने आपको बताया। Great. And imagining the culture. Now you've achieved so much आयशा, माशाल्लाह से, और आपने पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया है। बहुत सारे आर्टिस्ट आपको इस वक्त देख रहे हैं बोल की स्क्रीन पर और सोच रहे होंगे कि how could we follow the footsteps of आयशा, वो भी आपकी तरह बहुत अचीव करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे? क्या डिजिटल आर्ट की तरफ जाएं या कैनवस पे रहें? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आर्ट? आई थिंक क्योंकि एआई आने के बाद गेम चेंज हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज सच अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो आई थिंक इसका कोई इजी आंसर नहीं है, नीदर आई एम द राइट पर्सन टू आंसर दैट फॉर एनीवन, बट आई थिंक जो भी किसी का इंटरेस्ट है उसमें आपको थोड़ा सा अप टू डेट रहने की ज़रूरत है। यू कांट जस्ट से कि ओके आई एम अ ट्रेडिशनल आर्टिस्ट एंड दैट्स वेयर थिंग्स एंडेड। आपको पता है जिस तरह दुनिया आगे जा रही है, हम सबको कहीं ना कहीं ये टूल्स यूज़ करके एटलीस्ट डॉक्यूमेंट तो करना है। तो आई थिंक जस्ट रिसर्च एंड फाइंड योर पैशन और उसकी डेप्थ में चले जाएं। अच्छा, मुझे एक बात थोड़ा सा पर्सनल से भी पूछते हैं कि अभी शादी वादी का प्लान नहीं है कोई? नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि आजकल लड़कियां जब 30s में तो होती हैं तो एक प्रेशर भी होता है कि भी सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरा बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट बिकॉज आई रियली वांट टू अचीव मोर। आप पाकिस्तान में रहती हैं आयशा? यस। या बाहर रहती हैं? नो, सो आई एम ट्रैवलिंग ऑन एंड ऑफ फॉर वर्क प्रोजेक्ट्स, बट इन पाकिस्तान, इन कराची विद माय फैमिली। ग्रेट। अच्छा, फैमिली में क्या कौन-कौन है और कितने आर्टिस्ट और हैं फैमिली में? आई एम द एल्डेस्ट, but we are 3 sisters, 1 brother, and my brother, he is actually now interested in art, so he is also going to IVS. तो एक वो है फैमिली में हम काफ़ी आर्ट का एक सपोर्ट है। my family loves art now, so I think there is now an environment होता है, बन जाता है आर्ट का, and my younger sister is in music, so I think art itself is such a beautiful thing, like in any way, like music हो, कुछ भी हो, तो yes, that's how it is in my family. Best to you, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। Thank you so very much for giving us your time. आयशा ने साबित कर दिखाया कि अगर आपके दिल में भी कोई ख्वाब है तो उसको हासिल करना मुश्किल नहीं है, just work hard। दुनिया के साथ अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से बदल रही है। आयशा का हम शुक्रिया अदा करेंगे। सैरिश और तला जो तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। Until next time, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। सहाफत के खिलाफ जुल्म जारी, बोल के 3 फैमिली मेंबर्स अगवा। 4 रोज पहले बोल के फाइनेंस मैनेजर मोहम्मद मालिक की रिहाइशगाह की बिजली बंद करके हमला किया गया। घर वालों को हिरासत करके मोहम्मद मालिक को अगवा कर लिया गया। ठीक उसी वक्त बोल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के हेड अदील जुबैरी की रिहाइशगाह पर नामालूम अफराद ने हमला किया और अदील जुबैरी को अगवा कर लिया गया। बोल ने पुलिस और FIA से मुतादिद बार राब्ता किया, जिसके सबूत बोल के पास मौजूद हैं। 40 से जायद रोज गुजर जाने के बावजूद ताहाल बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ अता पता नहीं। आकाश की वालिदा शिद्दत गम से निढाल हैं। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब अहमद शेख का घर अदालती अहकामात के बावजूद गिरा दिया गया। रात गए बोल हेड ऑफिस कराची पर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। सहाफियों को हिरासत किया गया, गार्ड्स को गोली मारने की धमकी दी। शुएब अहमद शेख की रिहाइशगाह पर भी पुलिस ने गैर कानूनी छापा मारा। पुलिस को वाज़ेह जवाब दिया गया कि
कि शुएब अहमद शेख रिहाइशगाह में मौजूद नहीं है। पुलिस वारंट गिरफ्तारी दिखाए तो शुएब शेख खुद रिहाइशगाह आकर गिरफ्तारी दे देंगे। बोल की आवाम से इस मुश्किल वक्त में दुआओं की अपील। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।